So hi everyone, welcome back to another video. So in this video we'll be discussing about Indo MIM. अब ये Indo MIM रिसेंटली लिस्ट हुआ था 30 जुलाई 2026 को स्टॉक एक्सचेंज पे। तो अभी आपको कोई पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं इसकी। सेबी के लिए जो DHRP निकालते हैं वही आपको अवेलेबल मिलेगा। Q2 से इनके नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे और Q2 से इनके नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंपनी। इनका आईपीओ आया था, अच्छी आईपीओ लिस्टिंग हुई इनकी। आई थिंक 700 पे ट्रेड कर रहा है आज। एट द टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी दिन में आई गेस 7% राइज हो गया है इनका। सो अब यहाँ से इसको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सिंस अब नया रिजल्ट्स आएगा, पब्लिकली अवेलेबल होगा एंड कॉन कॉल भी शुरू हो जाएंगे आना, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है एक लिस्ट बनाना कि इस कंपनी के लिए ट्रैक करना क्या है, क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इनके जो FY 26 के जो नंबर्स है ना, उसपे एक दो कैच मुझे नजर आए थे और यही कैच के बारे में विल बी डिस्कसिंग एंड विल बी क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ द मेन एलिमेंट्स दैट वी शुड बी सीइंग आगे जाके फॉर दिस कंपनी, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ विद द होल कंपनी एंड इसका डिस्कशन पे शुरू करते, राइट। सो इंडो MIM ये बेसिकली कंपनी करती क्या है, तो ये समझने के लिए लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द वर्ड MIM। MIM स्टैंड्स फॉर मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग। अब ये मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग होता क्या है, इसको मेरे को भी थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ था समझने में ये पूरा इनका बिजनेस मॉडल और ये मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग, बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड। सो थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ था समझने में ये कि ये मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होता है। बट इसको आई हैव रेड अ लॉट एंड उसके बेसिस पे बहुत सिंपल लैंग्वेज में आई बी कीपिंग इट फॉरवर्ड। और इट्स आई बी कीपिंग इट फॉरवर्ड इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अराउंड इट। सो होगा वो बहुत बहुत डेप्थ और भी होगा इस इंडस्ट्री पे। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। एक क्रक्स समझना है और वही क्रक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो ये मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग होता क्या है, उसके लिए लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द वर्ड मोल्ड फर्स्ट। अब मोल्ड को कैसे समझाएं, मोल्ड को समझा सकते हैं फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ कुकीज, राइट। बेकरी अगर आप करते हो या आपने अगर देखा है, आइस क्यूब्स भी अगर आप देखते हो तो आइस क्यूब्स को आप एक प्लेट पे रखते हो, राइट। एक उसका भी स्टोरी, एक कंटेनर होता है जिसपे आप आइस क्यूब्स को स्टोर करते हो, राइट। दैट्स वाई वो क्यूब शेप में होता है। वो भी जो भी कंटेनर होता है वो एक क्यूब शेप में होता है। उस पे आप पानी पोर करते हो आप, फिर उसको फ्रीजर में रखते हो, राइट। उसको आप फ्रीजर में रखते हो और जब आप वो फ्रीज हो जाता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू आइस क्यूब। तो थिंक मोल्डिंग एज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आइस क्यूब, राइट। तो आइस क्यूब में क्या करते हो, आइस क्यूब में एक कंटेनर होता है, आप उसमें पानी डालते हो और पानी डालने के बाद उसको आप उसको रेफ्रिजरेशन में डाल देते हो। तो आप कुछ घंटों बाद जब अब उसको निकालोगे तो वो आइस क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। द सेम अप्लाइज टू दिस पर्टिकुलर कंपनी कॉल्ड इंडो MIM। सो इंडो MIM क्या कहती है, इंडो MIM मेटल कंपोनेंट्स बनाती है विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी कॉल्ड मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग। अब ये किसके लिए मेटल कंपोनेंट्स बना सकती है। फॉर एग्जांपल एक कार है, राइट। एक कार मैन्युफैक्चरर है। कार मैन्युफैक्चरर को अपने कोई प्रोडक्ट्स, अपने कोई इंटरनल ऑटो एंसिलरी के लिए कोई एक छोटा सा मेटल कंपोनेंट बनाना है। अब ये कार मैन्युफैक्चरर वो छोटा मेटल कंपोनेंट खुद नहीं बनाएगी, वो इंडो MIM के पास जाएगी अपनी डिजाइन को लेके। अब ये इंडो MIM सीज द डिजाइन एंड देन it makes the metal component. How does it make the metal component? It will make the metal component with the help of this molding system. अब वो मेटल मोल्डिंग सिस्टम, जैसे हम लोग आइस क्यूब बनाने के लिए पानी को वो कंटेनर पे डालते थे, वैसे ही एक कंटेनर होगा जिसपे इंडो MIM पुट्स द मेटल पाउडर्स, राइट। अब ये मेटल पाउडर्स उसमें आ गए, उसके बाद उसको हीट करेंगे एंड हीट करने के बाद इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ मेटल कंपोनेंट। तो यही सेम सिस्टम है मेटल कंपोनेंट्स बनाने का मेटल मोल्डिंग के थ्रू। अब मेटल मोल्डिंग इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये मोल्ड वाला वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। समझो कि एक कार है,
अब वो कार के अंदर में बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ होते हैं। इफ इट इज़ ऑफ द सेम मॉडल, तो सेम टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ होंगे और हर मटेरियल विल बी मेड ऑफ द सेम मेटल component which Indo MIM makes. Now, Indo MIM has to make these metal components of the same size, of the same quality, and in bulk. For this, it uses this molding system. अब उसको क्या करना है? अब उसको एक ऑर्डर मिलेगा एक मॉडल के लिए एक मेटल कंपोनेंट बनाने का, तो वो मेटल पाउडर्स उस मोल्ड में डाल देंगे और वो फिर अपने प्रोसेस से वो मेटल कंपोनेंट बना देंगे। तो वो बल्क पे भी बन सकता है, तो वॉल्यूम्स पे भी गेम हो जाता है इनका। तो दैट इज़ द होल बिज़नेस मॉडल ऑफ इंडो एमआईएम। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड द बेसिक प्रीमाइस ऑफ हाउ इंडो एमआईएम वर्क्स एंड वो कौन से मेटल कंपोनेंट्स किस प्रोसेस में बनाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन, वेरी सिंपल लैंग्वेज। सो यू अंडरस्टैंड हाउ आइस क्यूब्स आर मेड, राइट? यू देयर इज अ कंटेनर जो जो क्यूब्स वाला शेप में होता है, आप उसमें पानी डालते हो, पानी डालने के बाद आप रेफ्रिजरेट कर देते हो एंड कुछ घंटों बाद वो आइस क्यूब्स बन के आता है। The same thing translates into metal injection molding, right? अब इसमें फॉर एग्जांपल कोई मेटल कंपोनेंट बनाना हो, बल्क में बनाना हो, तो इसके लिए ये मोल्डिंग सिस्टम यूज होता है। सो एक बड़ा ऑर्डर आया है फॉर अ स्मॉल मेटल कंपोनेंट दैट विल बी प्लेस्ड इनटू एन ऑटोमोबाइल। एक कार पे फिट होगा, एक हो सकता है गन पे फिट हो रहा हो, डिफेंस पे भी इनका सेगमेंट है, हो सकता है एरोस्पेस पे का कोई प्रोडक्ट पे फिट हो रहा हो ये मेटल कंपोनेंट। तो ये स्मॉल मेटल कंपोनेंट का एक ऑर्डर इंडो एमआईएम को मिलेगा, वो डिजाइन इनको मिलेगा, वो डिजाइन के लिए वो एक मोल्ड बनाएंगे, वो बनने के बाद वो सारे मेटल पाउडर्स उसमें डालेंगे, वो मेटल पाउडर्स को वो हीट करेंगे और फिर वो मेटल कंपोनेंट बन के बाहर आएगा एंड दैट मेटल कंपोनेंट इज बीइंग यूज्ड इन दैट प्रोडक्ट जिसके लिए इनको ऑर्डर मिला था, राइट? तो यही काम है इंडो एमआईएम का, ठीक है? वो मेटल कंपोनेंट बनाना थ्रू द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग, ठीक है? तो इनका इनका कौन सी इंडस्ट्रीज में काम होता है? नंबर वन, पहले तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए मेटल कंपोनेंट्स बनाते हैं। एरोस्पेस पे काम होता है इनका, डिफेंस पे काम होता है इनका, इनका मेडिकल स्पेस पे काम होता है, इनका कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे भी काम हो रहा है। सो देर आर डिफरेंट सेगमेंट्स जहाँ जहाँ से इनके रेवेन्यूज आते हैं, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर्स, मेडिकल, ऑल दी डिफेंस, ऑल दी सेगमेंट्स के थ्रू इनका रेवेन्यूज आता है। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द होल बिजनेस मॉडल ऑफ इंडो एमआईएम और दिस इज वेयर दे वर्क, राइट? अब होपफुली आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि इनका काम कैसे हो रहा है और किस किस सेगमेंट पे ये काम करते हैं। नाउ लेट्स जस्ट जंप ऑन टू द नंबर्स, इनके FY26 परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। तो ये FY26 परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पे एक बार देख सकते हो, ये देख लो, उसके बाद विल कम टू द मेन क्रक्स। जैसे कि मैंने अपने स्टार्टिंग वीडियो में भी बोला था कि FY26 के जो नंबर्स है उसमें थोड़े से कैच है। अगर आप देखोगे तो FY26 में द रेवेन्यूज ग्रू बाय अराउंड 26%, राइट? बट द मेन एस्पेक्ट टू सी हियर इज दैट कि ये जो इनका 26% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है, वो आया कहाँ से? क्योंकि वी वांट कि इट इज अ हाई क्वालिटी ग्रोथ, इट शुड बी कमिंग फ्रॉम द कोर सेगमेंट्स। वो उनके जो कोर सेगमेंट्स है वहां से ग्रोथ आना चाहिए। अगर वो कोर सेगमेंट से ग्रोथ नहीं आ रहा है तो इट इज नॉट वेरी मच सस्टेनेबल। बट इफ यू सी द FY26 numbers फॉर इंडो एमआईएम, यू विल नोटिस कि इनके जो मोस्ट ऑफ द जो ग्रोथ आया है वो अदर्स कैटेगरी से आए हैं। मैंने जैसे अपने शुरू में बोला कि इनका जो रेवेन्यूज आता है वो बहुत से सेगमेंट से आता है, ऑटोमोबाइल से आता है, एरोस्पेस से आता है, डिफेंस से आता है, आपका मेडिकल हेल्थ केयर वाले सेगमेंट से आता है और एक इनका अदर कैटेगरी भी है जहां से इनका ग्रोथ आता है। सो इफ यू सी द नंबर्स इन FY26, इनका जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन आया है टुवर्ड्स द ग्रोथ इन रेवेन्यूज, वो आपका अदर सेगमेंट में आया है। अब अदर सेगमेंट के अंदर आपका बहुत सारा इन्होंने एक कैटेगराइजेशन दिया है कि अदर सेगमेंट के अंदर इनका मेटल पाउडर होता है, टूल्स होते हैं, बट उतना उस पे ज्यादा इन्होंने डिस्कशन नहीं किया है। सो इट इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई आपका ग्रोथ आ कहाँ से रहा है। आपका जो रेवेन्यू पे ग्रोथ तो दिख रहा है अदर सेगमेंट से आ रहा है आपका, बाकी सारे सेगमेंट भी ग्रो किया है, बट योर अदर सेगमेंट में जो ग्रोथ आया
है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड मोर देन 50% टू द ओवरऑल रेवेन्यू का ग्रोथ। मतलब आपका अदर्स सेगमेंट में जो ग्रोथ हो रहा है, जिस हिसाब से अदर्स अदर्स वाला जो सेगमेंट है, जिस हिसाब से वो ग्रो किया है, उसी मोस्टली उसी की वजह से आपका 26% ऑफ द 20 उसी की वजह से आपका 26% ग्रोथ आया रेवेन्यूज में। So it is definitely not coming from your core activities, core business. It is coming from a segment which is not very much important to your business. ठीक है, it is not your core इट इज नॉट योर कोर एक्टिविटी, वहां से नहीं आ रहा है। कोर एक्टिविटी से अगर ग्रोथ लाना होता तो आप उतना अभी तक 26% हिट नहीं कर रहे होते। सो ये एक कैच है FY26 नंबर्स में, और आगे जाके मुझे इस पे क्लैरिटी चाहिए कि अदर सेगमेंट में जो आप ग्रोथ ला रहे हो, वो उसके अंदर में जो एलिमेंट्स है, आर दे हाई मार्जिन, हाई वैल्यू एडिशन, व्हाई इज इट कमिंग फ्रॉम दैट ओनली? आई वांट टू सी कि वो कितना सस्टेनेबल है, बिकॉज जनरली आई हैव सीन कि जो नॉन कोर एक्टिविटीज होते हैं कंपनीज के, वहां से ग्रोथ आना इज नॉट वेरी मच सस्टेनेबल। और इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द रेवेन्यू ग्रोथ, इट्स अराउंड मोर देन 50%। बाकी सबसे उतना ज्यादा नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है देखना हम लोग को इंडो एम का रेवेन्यू ग्रोथ के लिए। बाकी अगर आप इनका रेवेन्यूज पे कॉन्ट्रीब्यूशन, रेवेन्यू ग्रोथ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आप देखोगे, तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था, अदर्स से 54% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन इज कमिंग, देन कम्स मेडिकल एंड आपका एरोस्पेस एंड कंज्यूमर। ये तीन एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ, बट डेफिनेटली योर अदर्स कैटेगरी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग मच मोर हाईली टू द रेवेन्यू ग्रोथ। और डिफेंस वाला सेगमेंट तो आपका डिग्रोथ ही होता है, डिग्रोथ ही हुआ है, वहां पे स्लो डाउन ही हुआ है। तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है टू सी। आई वुड वांट कि आपका कोर एलिमेंट से ग्रोथ आते रहे, तो वो मुझे ट्रैक करना है आने वाले सेगमेंट, आने वाले क्वार्टर्स पे, तो वो फर्स्ट एलिमेंट हो जाता है। सेकंड, लेट्स कम टू द कोर एक्टिविटीज, राइट, विच इज बेसिकली योर मेडिकल, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल एंड डिफेंस। इफ यू सी द नंबर्स हियर इन FY26, यू वुड नोटिस कि आपका जो मेडिकल एंड एरोस्पेस वाला सेगमेंट है ना, वहां पे बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। तो इफ आई सी, मेडिकल का रेवेन्यू हैज इंक्रीज बाय 31% एंड एरोस्पेस का रेवेन्यू हैज इंक्रीज बाय 33%। कि तो ये दो सेगमेंट में अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है, डिफेंस में ग्रोथ उतना आ नहीं रहा है। तो मुझे आगे जाके देखना है कि आपका डिफेंस वाला सेगमेंट क्यों ग्रो नहीं किया है। एंड यस, आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि डिफेंस वाला जो सेगमेंट है, इट इज मच मोर गवर्नमेंट ऑर्डर रिलेटेड। सो हो सकता है वहां पे कहीं डिले हुआ हो या कुछ इश्यूज हुए हो जिसकी वजह से आपका ग्रोथ डाउन हुआ है। बट वो मुझे क्लैरिटी चाहिए इन द नेक्स्ट अर्निंग्स कॉल कि उस पे वो ग्रोथ कैसे आ रहा है, वहां पे इश्यूज क्या हो रहे हैं। तो वो मुझे एक बार देखना है कि आपका जो कोर सेगमेंट्स में से कौन सा सेगमेंट अच्छा ग्रो कर रहा है, कौन सा सेगमेंट अच्छा नहीं ग्रो कर रहा है, और कौन सा सेगमेंट इज हाई मार्जिन एंड विच वन इज नॉट। दैट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज FY26 में अगर देखो तो आपका जो रेवेन्यूज है, revenues has grown by around 26%, like I said, but आपको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं मिला है, और आपको आपका मार्जिन्स भी डिक्लाइन हुआ है। दैट वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं पहले बोलना भूल गया था। बट यस, आप FY26 के नंबर देखोगे, कैच ये भी है कि आपका रेवेन्यूज हैज ग्रोन बट यू हैव लॉस्ट ऑपरेटिंग लेवरेज एंड आपका मार्जिन्स भी डिक्लाइन हुआ है। FY24 एंड FY25 में दोनों में आपको ऑपरेटिंग लेवरेज और मार्जिन एक्सपेंशन मिला था। FY26 में मार्जिन एक्सपेंशन और ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है, तो वो एक और एलिमेंट हो जाते देखना है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? नंबर वन, जो रेवेन्यू पे ग्रोथ हुआ है वो क्वालिटी ग्रोथ होना चाहिए, वो मुझे देखना है कि कहाँ से आ रहा है, कोर सेगमेंट से आना चाहिए। अभी तक अदर्स कैटेगरी आपका ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द रेवेन्यू ग्रोथ। सेकेंड पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग कि आपका जो कोर सेगमेंट्स है उसमें से कौन सा एरिया इज ग्रोइंग नाइसली एंड कौन सा आपका स्लो ग्रोथ हो रहा है और क्यों हो रहा है, वो मुझे क्लैरिटी चाहिए। Third thing is कि I want the operating leverage and margins to come back. I would want to understand why your operating leverage fell. So मेरे हिसाब से जितना मैंने अभी तक नंबर्स देखे हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज पे फॉल इसलिए मेनली हुआ है क्योंकि इनका कॉस्ट ऑफ गुड्स बहुत इंक्रीज हो गया है, और सेकंड, इनका एम्प्लॉय एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो गया है। सो मुझे आगे जाके देखना है, आगे जाके ट्रैक ये भी करना है कि आपका एम्प्लॉय एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स पे कंट्रोल आ रहा है कि नहीं, बिकॉज वहां कंट्रोल लाओगे तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा आपको और मार्जिन भी इंप्रूव होंगे। So that's I guess, the third point to track going forward. The fourth point to track here would be the exports, right? If you see FY26 में 77% of the revenues come from exports and बाकी comes from domestic. But अगर आप इनके थोड़े से पहले में जाओगे, पास्ट में जाओगे, तो पास्ट में 90% एक्सपोर्ट से आता था और 10% डोमेस्टिक आता था।
इट्स नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट हियर, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका एक्सपोर्ट्स आपने इतना कम क्यों किया है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट्स के वॉल्यूम्स भी देखोगे ना, तो इनका एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम्स भी डिक्लाइन हुआ है। सो FY 24 में ये 250 मिलियन कंपोनेंट सेल करते थे, एक्सपोर्ट्स पे एक्सपोर्ट करते थे। 2025 में ये 300 मिलियन हुआ, और FY 26 में ये 210 मिलियन ही एक्सपोर्ट कर पाए इन FY 26। तो एक्सपोर्ट्स पे वॉल्यूम भी डिक्लाइन हुए हैं इन FY 26। तो दिस बिकम्स अगेन इम्पोर्टेंट कि व्हाई योर एक्सपोर्ट्स आर पे वॉल्यूम्स आर गोइंग डाउन, एंड व्हाट इज योर गाइडेंस, आगे जाके आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहने वाले हो या डोमेस्टिक पे शिफ्ट करने वाले हो। I don't have a big problem here if you are becoming more domestic oriented, but I want growth coming in from domestic. अगर आप डोमेस्टिक में जा रहे हो, तो आई वुड वांट कि वहां से ग्रोथ आए, बिकॉज एक्सपोर्ट्स पे जनरली आपका मार्जिन हाई होता है। तो अगर डोमेस्टिक आप जा रहे हो ज्यादा, तो और वहां से आप ग्रोथ भी ला पा रहे हो, मार्जिन एक्सपेंशन भी ला पा रहे हो, तो देयर इज नॉट अ बिग इशू देयर। सो वो एक और एलिमेंट हो जाता है ट्रैक करना आगे जाके कि कैसे ग्रोथ आ रही है इनकी, एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक वाला सेगमेंट पे। कैश फ्लोज पे अगर डिस्कशन करना होता, तो कैश फ्लोज पे मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं। कैश फ्लोज वेर पॉजिटिव, फ्री कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस वेर पॉजिटिव, एंड फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव भी था इनका। इन्वेंट्री लेवल्स भी आर, इन्वेंट्री में भी कोई एज सच इशू नहीं है, और रिसीवेबल्स पे भी कोई इशू नहीं दिख रहा है। तो ओवरऑल कैश फ्लोज पे देयर इज नॉट अ बिग इशू, प्लस इनका बैलेंस शीट भी लुक्स गुड ओनली, देयर इज नो इशू इन दैट। इनकम स्टेटमेंट पे मैंने डिस्कस कर लिया, रेवेन्यूज के ऊपर, आपका रेवेन्यू के ग्रोथ कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर, वो सब पे डिस्कशन कर लिया। तो वो सब देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका आगे जाके, राइट। और इनका केपेक्स प्लान्स के बारे में अगर बात करना होता है, तो मोस्टली दो केपेक्स प्लान्स चलते हैं इनके। जो दो मेन केपेक्स प्लान्स हैं इनके। नंबर वन इज द आयरन पाउडर फैसिलिटी, जो दे हैव सेड कि दे आर टारगेटिंग टू कंप्लीट बाय एंड ऑफ FY 27। तो FY 27 के बाद से आपको वो आयरन पाउडर फैसिलिटी का कंट्रीब्यूशन देखने मिलेगा। सो विद दिस आयरन पाउडर फैसिलिटी, दे आर एमिंग टू एंटर इनटू द बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाला सेगमेंट पे, ठीक है। वैल्यू चेन का बैकवर्ड इंटीग्रेशन में वो एंटर करना चाहते हैं, जहां पे उनको मार्जिन भी हाई मिलते हैं। सो दिस आयरन पाउडर फैसिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट सेगमेंट टू ट्रैक पोस्ट FY 27, क्योंकि वहां से उनका कंप्लीशन वहां से उनका वो प्लांट फैसिलिटी कंप्लीट हो जाएगा, और कॉन्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। सो वहां पे थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाए कि वहां पे उनका प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ they may be expecting in इस iron powder facility से from after FY 27। वो एक clarity again would be important to track। and इनका एक तमिलनाडु facility भी है, which is more into capacity expansion plans। so that's also an important element to track कि इनका वो दो segments जो जहाँ पे ये capex कर रहे हैं, वहां से इनका ग्रोथ कैसे आ सकता है, और क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो वो भी देखना जरूरी हो जाता है। सो ये सब एलिमेंट्स है, एंड दिस वन मोर एलिमेंट विच इज एन important element from my perspective here is their acquisitions, right? They have done 3 acquisitions till now. One is a US company called Tri-X, and one is a CMG Technologies, UK based company है। ये दो को इन्होंने एक्वायर किया था पहले, और ये दो को एक्वायर करके दे हैव लाइक वो लोग इनको एक्वायर किए थे मेनली अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड करने के लिए, एंड टू एंटर डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज। अपना जोग्राफिकल प्रेजेंस को एक्सपोर्ट करने के लिए मेनली इनको एक्वायर किया था, और अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए किया था। बट द पॉइंट हियर इज कि ठीक है, आप एक्सपैंड करो, आप जोग्राफिकल प्रेजेंस पे एक्सपैंड करते रहो, दैट्स फाइन, एंड यू आर डूइंग इट थ्रू एक्विजिशंस, दैट्स आल्सो फाइन। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज कि इफ यू आर डूइंग दिस थ्रू एक्विजिशंस, आई वुड वांट टू सी सम बेनिफिट्स कमिंग इन। इनका देखा जाए तो इनके दोनों एक्विजिशंस के थ्रू इनको कोई एज सच बेनिफिट्स मिला नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने इम्पेयरमेंट लॉसेस दिखाए इन दोनों एक्विजिशंस पे। नाउ व्हाट इज इम्पेयरमेंट लॉसेस? इन वेरी सिंपल टर्म्स, द कंपनी इज सेइंग कि हमने जो दो कंपनीज एक्वायर किए थे, आज के टर्म्स में उनका वैल्यू हैज डिग्रेडेड। वो वैल्यू उन्होंने खुद कम कर दिया, उस कंपनी ने खुद कम कर दिया कि जो जिस जिस वैल्यू पे हमने एक्वायर किया था, आज अगर प्रेजेंटली देखा जाए तो उन दोनों कंपनीज का वैल्यू कम है। तो मतलब वो इनडायरेक्टली आपको बोल रहे हैं वो कि हमें यहाँ से कोई एसेट बेनिफिट देखने अभी तक नहीं मिला है।
So that's important. And why is this whole part important? Important it is because अभी इन्होंने थर्ड एक्विजिशन भी किया है जिसका नाम इज थर्ड एक्विजिशन भी किया है एंड द नेम ऑफ द कंपनी इज Phoenix D Ventures, which is a again a US based company, and through Phoenix D Ventures they are entering into the medical segment. अब ये कंपनी के थ्रू ये जो मेडिकल सेगमेंट में ये लोग एंटर कर रहे हैं, दैट दे आर एमिंग टू डू एमिंग टू गेट इनटू द बैकवर्ड इंटीग्रेशन पार्ट. अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन में एंटर कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर एमिंग फॉर हायर मार्जिन्स हियर. So it is a good thing that you are entering. You have acquired a company जिसके through you are entering into backward integration and aiming for higher margins. But the point here is that you already had two acquisitions which are not working well for you. So now it becomes important to keep a track of how Phoenix D Ventures जो अभी इन्होंने जिसको एक्वायर किया है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं इनके लिए, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रैक करते रहना. ठीक है. सो ये एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है टू ट्रैक गोइंग फॉरवर्ड कि इनका जो न्यू सेगमेंट है, जो न्यू एक्विजिशन है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है. राइट. फिनिक्स डी वेंचर्स का हमें देखना है कि बेनिफिट वहां से मिल रहा है कि नहीं. सो अब आई थिंक दैट्स द होल क्रक्स ऑफ इंडो एमआईएम. द बिजनेस मॉडल आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू वेरी क्लियरली कि मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग पे उनका काम होता है. छोटे छोटे मेटल कंपोनेंट्स बनाते हैं फॉर ऑटोमोबाइल्स, एरोस्पेस, डिफेंस. इन सारी इंडस्ट्रीज के लिए इंडो एमआईएम मेक स्मॉल मेटल कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम. ठीक है. ये बिजनेस मॉडल हो गया था. और अब आगे आने वाले क्वार्टर्स पे जब से इनके नंबर्स आने पब्लिकली अवेलेबल हो जाएंगे, तब से इनके लिए ट्रैक करना क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है. नंबर वन, आई वांट क्वालिटी ग्रोथ फ्रॉम योर रेवेन्यूज. राइट. अभी FY 26 में आपके रेवेन्यूज हैज ग्रोन particularly because your others category has grown strongly, which is obviously not very sustainable because your others category is not your core business. Your core business is selling metal components to automobiles, aerospace, defense, medical, हेल्थ केयर सेगमेंट. ये सब आपका कोर बिजनेस है और यहाँ से मुझे ग्रोथ चाहिए. राइट. सो आई वांट क्लैरिटी ऑन हाउ सस्टेनेबल इज योर रेवेन्यू ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड, एंड it should be quality growth coming from the core elements. Second element becomes important is अब इसकी जी अगर आप अदर सेगमेंट भी ग्रो कर रहे हो तो मुझे आप एटलीस्ट ये क्लैरिटी मुझे दो कि इन द अदर सेगमेंट जो अदर्स वाला कैटेगरी है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सब कैसे हैं, वो प्रोडक्ट्स कैसे हैं. आर दे हाई मार्जिन, हाई वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स, और आर दे लो मार्जिन प्रोडक्ट्स. दैट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. राइट. बिकॉज अभी आप देखो तो FY 26 में आपका मार्जिन गिरा है. राइट. एंड ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं मिला है. एंड उसी टाइम में आपका अदर्स कैटेगरी हैज आल्सो ग्रोन. सो अदर्स कैटेगरी हैज आल्सो ग्रोन. सो आई वुड वांट टू सी कि क्या उसके अदर्स कैटेगरी इज गोइंग इनटू द लो मार्जिन एरियाज. वो लो मार्जिन प्रोडक्ट्स है जिसकी वजह से आपका आपका मार्जिन फॉल भी हुआ है एंड ओवरऑल ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं मिला है. सो वो एक क्लैरिटी अदर्स वाला सेगमेंट पे भी चाहिए. सेकंड इज योर बेसिकली योर अंडरस्टैंडिंग कि आपका जो एक्विजिशन आपने जो रिसेंटली फिनिक्स डी वेंचर्स के साथ किया है उसका एम क्या है. आर यू गेटिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम दैट. बिकॉज the first two acquisitions that you did, वहां पे आपको उतना अच्छा कुछ वैल्यूएशन नहीं मिला है. तो मुझे आपका एक आई वुड वांट एन आइडिया ऑफ हाउ यू आर प्लानिंग टू ग्रो विद द हेल्प ऑफ फिनिक्स डी वेंचर्स एंड वहां पे वैल्यूएशन कैसे आ रहा है. दैट्स द थर्ड एलिमेंट. Fourth element, definitely, I would want to see operating leverage and margins coming back because FY 24 and FY 25 में वो अच्छा आया था. FY 26 में वो प्रॉब्लम हो गया था उनको. और बेसिकली आई वुड वांट टू सी कि आप थोड़ा सा कॉस्ट पे थोड़ा सा कंट्रोल करो एंड यू ब्रिंग बैक योर लेवरेज एंड मार्जिन्स बैक ऑन ट्रैक. एंड दैट कुड ऑल्सो हैपन बाय फोकसिंग मोर ऑन द हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स. ठीक है. फिफ्थ एस्पेक्ट वुड बी बेसिकली योर एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक सेल्स का जो ब्रेकअप है. दैट मे बी अ लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज इफ यू आर फोकसिंग टू अ लॉट ऑन डोमेस्टिक एंड स्टिल ग्रोइंग योर ओवरऑल सेल्स एंड आपको ऑपरेटिंग लेवरेज एंड हाई मार्जिन भी मिल जा रहा है, देन इट्स फाइन. बट अगर आपको एक्सपोर्ट्स के थ्रू हायर मार्जिन, हायर ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा था एंड फिर भी आप
डोमेस्टिक पे फोकस कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। सो आई वुड वांट टू सी कि आप आपका वो वहाँ पे स्टांस क्या है, दैट बिकम्स एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट टू ट्रैक। आई थिंक ओवरऑल यही डिस्कशन था इंडो एमआईएम का, एंड इसी तरीके से अभी जो नए रिजल्ट्स आएँगे, इसी कुछ 5-6 एलिमेंट्स को देख के ट्रैक करते रहना है। एंड आई थिंक that's the video on Indo MIM. I hope you liked the video and you got to understand what the company does. And if you still want to go deeper into the business model, आपको पूरी चीजें और अच्छे से एनालाइज करना है एंड आपको ठीक से समझ में नहीं आया हो ये, तो यू कैन जस्ट टेक अ लुक एट द सबस्टैक आर्टिकल आई हैव रिटन। उस पे आई हैव डेफिनेटली गॉन मच मोर डीपर इनटू इंडो एमआईएम, एंड यही सब बेसिकली डिस्कस किया था मैंने उस पे भी कि क्या देखना है आपको आने वाले क्वार्टर्स पे, बिकॉज अभी पब्लिकली अवेलेबल हो जाएंगे रिजल्ट्स। तब से एक फ्रेमवर्क बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दीज आर द एलिमेंट्स आई बी ट्रैकिंग। तो वही डिस्कशन मैंने सबस्टैक आर्टिकल पे भी किया था। सो यू कैन टेक अ लुक एट दैट आर्टिकल, उसका लिंक मैंने डाल दिया है। उसका लिंक आई हैव अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन जस्ट टेक अ लुक। So overall, that's the video on Indo MIM. I hope you like the video, and if there's any questions, do let me know, and we can. And thank you guys for watching the video.